Friends, now we will see the case of falling head permeability test. In previous video, we have already seen how to calculate the value of coefficient of permeability in case of constant head permeability test. ठीक है. सो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल होती है. तो फाइन ग्रेन सॉइल में जब पानी जो फ्लो होता है ना, पानी फ्लो होता है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो नहीं हो रहा होता है ना एज़ कम्पेयर टू दैट इन कोर्स ग्रेन सॉइल. ठीक है. तो धीरे धीरे अगर पानी फ्लो हो रहा होता है तो हमारे पास क्या होता है, हमें कांस्टेंट हेड मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. हमें इनफ टाइम मिल जाता है स्टडी को परफॉर्म करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए. ठीक है. सो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट किस में कंडक्ट किया जाता है जनरली? फाइन ग्रेन सॉइल में. ठीक है. वो फाइन ग्रेन सॉइल कौन सी है? सिल्ट या फाइन सैंड. ठीक है. क्ले में नहीं करते क्योंकि क्ले में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी बहुत लेस होती है, बहुत ज़्यादा लेस होती है वेलोसिटी फ्लो की. तो उसमें हम परमेबिलिटी ऑलमोस्ट उसकी नेग्लिजिबल मान के चलते हैं. ठीक है. सो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट हम किस में करते हैं? सिल्ट या फाइन सैंड, और वी कैन से फाइन ग्रेन सॉइल. ठीक है. अब देखो हमने यहाँ पे सेटअप किया, कोई फाइन ग्रेन सॉइल का सैंपल लिया हमने, है ना. ये सिल्ट हो सकती है, फाइन सैंड कुछ भी हो सकती है. तो यहाँ पे हमने सैंपल लिया, इसके ऊपर हमने एक ट्यूब इंसर्ट कर दी और उसी ट्यूब को हमने पानी से भर दिया. ठीक है. और हमने क्या किया, नीचे क्या एक बीकर लगा दिया जिसमें हमारा ये पानी जो फ्लो होके आ रहा है वो इकट्ठा होता जा रहा है. ठीक है. आई बात समझ में? तो ऐसा हो रहा है. ठीक है. इस ट्यूब का एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, दो ट्यूब इज़ वेरी स्मॉल, तो हमने इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लिया? स्मॉल है, हमने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया. ठीक है. अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, हम स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, तो जैसे जैसे टाइम, हमने टाइम T1 पे हमारे पास यहाँ पे कुछ हेड अवेलेबल रहेगा. ठीक है. सपोज H1. और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, है ना, व्हेन द टाइम इज़ T2, इसका जो पानी का जो लेवल है वो कुछ कम होगा. T3 पे और कुछ कम को होगा, फिर किसी और टाइम पे कुछ और हेड मिलेगा हमारे पास. सो द लेवल ऑफ वाटर इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग. क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली जो पानी का लेवल है वो कम होता जा रहा है. T1 टाइम पे हमारे पास H1 हेड मिल रहा है, हेड कंटिन्यूसली कम हो रहा है हमारा, है ना, हेड कम होता जा रहा है. ठीक है. T2 टाइम पे क्या मिल रहा है? H2 मिल रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको समझ रहे हैं. ठीक है. कंटिन्यूसली जो है टाइम के साथ हेड हमारा कम होता जा रहा है, DH/dt हमें यहाँ पे एक मिल रहा है. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक रिलेशन है Q इज इक्वल्स टू KI है. क्यों किया मैं आप लोगों को पहले बताया था, याद करने का तरीका. तो I क्या होता है यहाँ पे? H/L है ना, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ. ठीक है. तो हमने यहाँ पे लिख दिया. अब Q क्या है हमारे पास? डिस्चार्ज है, तो है ना, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज है हमारे पास. तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? एरिया इंटू वेलोसिटी. Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? A इंटू V. ठीक है. तो वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है यहाँ पे? देखो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? H1 माइनस H2. ये डिस्टेंस हमारा फ्लो जो पानी कवर कर रहा है. और टाइम कितना लग रहा है इसको? टाइम कितना लग रहा है? T1 से T2 के बीच में जो टाइम लग रहा है. ठीक है. तो वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं DH/dt. ठीक, ऐसे हम लिख सकते हैं. सो यहाँ पे हमने डिस्चार्ज को क्या लिख दिया? एरिया इंटू दिस वेलोसिटी. ठीक है. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. तो ये क्यू क्या है? ये क्यू है डिस्चार्ज थ्रू सॉइल. और ये जो क्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्चार्ज थ्रू ट्यूब. जो पानी की जो ट्यूब है उसके थ्रू जो डिस्चार्ज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. बोथ आर सेम, दोनों सेम ही है ना. तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं. तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया और इस इक्वेशन को पूरा हमने यहाँ पर लिख दिया. ठीक है. दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आएगी? ये DH/H, दिस H, DH/H एंड K इंटू A अपॉन LA. ठीक है. ये D इंटू ये DT. ठीक है. सो इस इक्वेशन को हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया. अब DH/H, H कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? जैसे H1 से H2, H2 से H3. तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे H1 से H2 तक. ठीक है. और ये टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है हमारे पास? T1 से T2 तक कर रहा है सपोज. तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे T1 से T2 तक. ठीक है. तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ln H, H1 से H2. अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि कंटिन्यूसली हमारा हेड जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, गिर रहा है ना, फॉलिंग हो रहा है. ठीक है. इसीलिए माइनस साइन लगा हुआ है. तो इसे हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ गया ln H फ्रॉम H1 टू H2. ठीक है. और ये dt का इंटीग्रेशन किया तो t आ गया फ्रॉम T1 टू T2. इसे हम फर्दर, है ना, लिखेंगे तो हम फाइनली हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10 H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू K अपॉन AL इंटू T. ठीक है.
सो इस तरीके से फाइनली हमारे पास ये देखो, हमें अब के की वैल्यू निकालनी है ना, इस के की वैल्यू निकालनी है, तो सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज़ द मेन फार्मूला इन केस ऑफ वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जितने चाहे उतने स्टार मार्क कर लो, पूरा डेरिवेशन भूल जाओ और ये फार्मूला रट लो, अपनी शॉर्ट नोट्स में लिख लो, 2.303 स्मॉल ए एल अपॉन कैपिटल ए टी। ठीक है, ये स्मॉल ए क्या है, एरिया ऑफ ट्यूब, ये कैपिटल ए क्या है, ये कैपिटल ए है एरिया ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल सैंपल इंटू लॉग बेस 10 H1 अपॉन H2। ठीक, अब जैसे मान लो आप टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, टेस्ट कर रहे थे, आपने H1 रीडिंग नोट की, H2 रीडिंग नोट आप करना भूल गए कि भाई पर्टिकुलर T2 टाइम पे, है ना, क्या आपके पास H2 था वो आपने मिस कर गए। ठीक है, तो H2 आप मिस कर गए, फिर आपने किसी T3 टाइम पे आपने H3 रीडिंग निकाल ली। ठीक है, तो भाई आप H2 तो आप मिस कर गए और आपको H2 मान लो निकालना ही है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, जिसके अंडर में आप टेस्ट कर रहे हो वो सीनियर नहीं तो बहुत गुस्सा करेगा, आपके मार्क्स काट लेगा। तो जैसे मान लो कि भाई T1 टाइम पे हमारे पास H1 हेड था, T2 टाइम हमें पता है पर H2 हम मिस कर गए, पर हमारे पास एक T3 टाइम पे हमारे पास H3 हेड है, वो हमें पता है। तो हम H2 अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला है, आप सिर्फ क्या मिस कर गए हो, H2 ही तो मिस कर गए हो ना, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी तो सैंपल की सेम है, तो के तो सेम है, तो के इज इक्वल्स टू 2.303 ए एल अपॉन ए टी। सॉइल सैंपल की सारी प्रॉपर्टीज़ वैसी की वैसी रहेंगी, स्मॉल ए कैपिटल ए एल, है ना, कैपिटल टी। ठीक है, सो ये हमारे पास सेम है, H1 हमारे पास है तो H1 आपने रख दिया, H2 इज़ अननोन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने यहाँ पे H1 अपॉन H2 की वैल्यू रख दी, उसके बाद आप फिर आप क्या रखो, H3 आपको पता है, तो आपने यहाँ पे मान लो आपने ये फिर सेकेंड इक्वेशन में 2.30 एल अपॉन एटी लॉग बेस 10 H2 अपॉन H3 रख दिया, H2 अपॉन H3, तो यहाँ पे H2 अपॉन H3 आपने रख दिया। ठीक है, केस में आपका के तो सेम है। ठीक है, तो आप इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 पुट कर दो, तो आपके पास सारी चीज़ें तो सेम है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास क्या आएगा, H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H3। ठीक है, तो यहाँ से आपका H2 इंटू H2 क्या हो जाएगा, H2 का स्क्वायर, और H2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा H1 इंटू H3। ठीक है, तो H2 आप किस ऐसे निकाल सकते हो, H2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H1 इंटू H3, है ना। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मिसिंग रीडिंग। तो ये हमारे पास एक चीज़ और हमें समझ में आ गई, और दूसरी चीज़ ये फॉर्मूला है कि हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर क्या वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट कैसे निकालते हैं, है ना, इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। सो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा दोस्तों, अगर समझ में आया तो लाइक करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।